आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अब भी सामान्य नहीं और प्रयास की जरूरत। भारत ने कहा, चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और गारंटी होनी चाहिए। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में नौकरी के फर्जी प्रस्तावों से बचने की सलाह दी। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के परिवार के सदस्यों के अपहरण और हत्या पर दुख प्रकट किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के बारे में जागरूकता लाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक संकल्पना पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने असम के गुवाहाटी में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने पर विचार विमर्श होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार नेता एलेस बिलियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से देने की घोषणा। गुजरात में राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला एथलीट और बांग्लादेश में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को हराया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत ने अमेरिका में कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक परिवार के सदस्यों के अपहरण और हत्या की घटना पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत का महावाणिज्य दूतावास परिवार के संबंधियों के संपर्क में है और सभी सहायता प्रदान कर रहा है। श्री बागची ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन गतिरोध के बारे में कहा कि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय कैदियों की मौत पर श्री बागची ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कैदियों की मौत की बढ़ती संख्या हमारे लिए चिंताजनक है और ये स्थिति पाकिस्तान की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। श्री बागची ने भारतीय नागरिकों को सलाह देते हुए कहा कि वे लाओस, कंबोडिया और म्यांमार से नौकरी के फर्जी प्रस्ताव में फंसने से बचें। उन्होंने कहा कि म्यांमार से अब तक लगभग 50 लोगों को बचा लिया गया है और सरकार अन्य को भी वापस लाने के प्रयास कर रही है। श्री बागची ने कहा कि चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत का पक्षधर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी संबंधित पक्ष स्थिति से उचित तरीके से निपटेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भारत के विकास में प्रेरक भूमिका है। नई दिल्ली में तीसरे वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिंतन और कार्यप्रणाली में पूरक भूमिका निभाएगी और कार्यों को बेहतर ढंग से करने और योजनाओं को लागू करने में मददगार होगी। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण में सहायक होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के जीवन, कार्य और संवाद में वास्तविक बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा कि काम करने के नए तरीके वस्तुओं के विनिर्माण और सेवाओं के वितरण में बदलाव लाएंगे। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर 45% लाने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है। निकट भविष्य में देश में 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी। आज गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सरकार दुपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है।
श्री पांडे ने कहा कि देश भर में जल्दी ही 22,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक संकल्पना पत्र जारी किया। इसमें देश में डिजिटल करेंसी जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, फायदे और जोखिमों के बारे में बताया गया है। साथ ही डिजिटल मुद्रा की प्रौद्योगिकी, डिजाइन विकल्पों, संभावित उपयोग, डिजिटल मुद्रा जारी करने से जुड़ी व्यवस्था और रिजर्व बैंक की भूमिका के बारे में चर्चा की गई है। संकल्पना पत्र में डिजिटल मुद्रा शुरू करने के बैंकिंग प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और गोपनीयता से जुड़े मुद्दों का भी विश्लेषण किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार रिजर्व बैंक जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिए प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपया जारी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के गांगटोक में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का वास्तविक विकास वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने 65,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अगले 5 वर्ष में प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति और एक डेयरी स्थापित करने का फैसला किया है। इसके बाद श्री शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गुवाहाटी पहुंचे। दोनों नेता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा असम को बाढ़ से मुक्त बनाने पर विचार किया जाएगा। दोनों नेता कल गुवाहाटी में प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक 6 मंजिला अटल बिहारी वाजपेयी भवन में सम्मेलन और बैठक हॉल सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोनों नेता कल पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कल पूर्वोत्तर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने पर एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा हार्डवेयर के स्वदेशीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा अब तक रक्षा हार्डवेयर की 72 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा से पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर ली गई है। सरकार ने रक्षा हार्डवेयर की 214 वस्तुओं को स्वदेशी बनाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक शेष 142 वस्तुओं का भी स्वदेशीकरण कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा हार्डवेयर की वस्तुओं में जहाजों के लिए मैगजीन फायर फाइटिंग सिस्टम, स्टीयरिंग गियर सिस्टम और फ्रिगेट के लिए नियंत्रण के साथ फिन स्टेबलाइजर्स, आकाश मिसाइलों के लिए दबाव वाले कंटेनर, युद्धक टैंकों के लिए परिशोधन सेट और प्रिज्म ऑप्टिकल उपकरण शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 के दौरान रक्षा हार्डवेयर के स्वदेशीकरण के लिए 3 सूचियों को अधिसूचित किया था। स्वदेशीकरण के लिए पहली सूची में 351 वस्तुएं, दूसरी सूची में 107 और तीसरी सूची में 780 वस्तुएं शामिल हैं। स्वदेशीकरण का उद्देश्य रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। निर्वाचन आयोग आज से मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। 15 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार सवेरे 7 से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। कार्यक्रम की पहली कड़ी का विषय है मतदाता पंजीकरण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल और आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक वसुधा गुप्ता भी उपस्थित थीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के मतदाताओं को जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एपिसोड में चुनाव प्रक्रिया के खास पहलू की जानकारी दी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच को देखने के कारण
इलेक्शन कमीशन ने एक 52 एपिसोड्स का एक ही आपसे सीधे संवाद करने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो हर फ्राइडे को हम आपसे सीधे संवाद करेंगे। एक सामयिक विषय जो होगा, जो उस समय में चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है, उसके बारे में संवाद करेंगे और जो उस प्रश्नों के विषय में आपको बताना है वो भी बताएंगे और किस हफ्ते में क्या विषय लेने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और उसमें विशेषज्ञों को भी जोड़ेंगे ताकि एक वार्ता हो सके और संवाद हो सके, जिसका दोनों जो उद्देश्य हैं कि आपकी बात हम सुन सकें और हमारी बात को जो उसमें निदान है वो आप सुन सकें। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को ट्विटर पर @न्यूज़_अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 3 नवंबर को कराया जाएगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। इस महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच अगले दिन की जाएगी और 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनंत कुमार को इस वर्ष जुलाई में बिहार विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। अनंत कुमार को अपने निवास पर हथियार और गोला बारूद रखने का दोषी पाया गया था। गोपालगंज में भाजपा विधायक सुभाष प्रसाद सिंह की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल नई दिल्ली में हजारों हिंदुओं के बौद्ध धर्म अपनाने के समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पॉल गौतम के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने श्री गौतम पर राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्री गौतम ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हिंदू और बौद्ध संप्रदाय के बीच घृणा पैदा करने की कोशिश की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 9 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है खादी। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 9 अक्टूबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण पर स्थिति अभी सामान्य नहीं और प्रयास की जरूरत। भारत ने कहा, चीन के शीजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और गारंटी होनी चाहिए। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में नौकरी के फर्जी प्रस्तावों से बचने की सलाह दी। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के परिवार के सदस्यों के अपहरण और हत्या पर दुख व्यक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये के बारे में जागरूकता लाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक संकल्पना पत्र जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा असम के गुवाहाटी में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने पर विचार विमर्श होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार एला एलेस ब्यालित्यास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से देने की घोषणा। गुजरात में राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बनी। बांग्लादेश में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को हराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आपसी सहयोग की भावना G20 की सफलता का आधार है। श्री बिरला ने आज इंडोनेशिया के जकार्ता में G20 देशों के संसदों P20 के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि वैश्विक समृद्धि, आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि G20 सदस्य देशों के संसदों को साझा दृष्टिकोण और चिंताओं का ध्यान रखते हुए शासन में संसदीय और सामुदायिक भागीदारी तंत्र को मजबूत करने में सामूहिक योगदान देना चाहिए।
पिछले 75 वर्षों में भारत की लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों के जनादेश के अनुसार सत्ता का सुचारू हस्तांतरण हमारे संविधान और लोकतंत्र की विशेषता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करती है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करती है। श्री बिरला ने कहा कि नियमित बातचीत और आपस में साझा प्रयास हमारी संसदों को नवाचार करने और चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री बिरला ने अगले वर्ष G20 के 9वें शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार नेता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। रूस में 1962 को जन्मे एलेस बियालियात्स्की सबसे पहले 1980 के दशक में बेलारूस के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी नेता बने। उन्होंने अपना जीवन लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने 1996 में एक संगठन बनाया जो व्यापक रूप से मानवाधिकार संगठन बना। इस संगठन ने राजनीतिक कैदियों के खिलाफ यातनाओं का कड़ा विरोध किया। एलेस बियालियात्स्की को कई जगहों पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। वर्तमान में एलेस बिना मुकदमा चलाए 2020 के बाद से हिरासत में हैं। व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद श्री एलेस बियालियात्स्की बेलारूस में मानव अधिकारों और लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई में अब भी डटे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने अमेरिकी राजदूत के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यात्रा और बैठकों पर अपनी आपत्ति से अमेरिका को अवगत करा दिया है। भारत और केन्या संबंधों और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए केन्या सैन्य अकादमी के कमांडेंट मेजर जनरल FG अहमद ने हाल में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का दौरा किया। मेजर जनरल FG अहमद कीनियाई सशस्त्र बलों के जनरल का पद धारण करने वाली पहली महिला हैं। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सैन्य अकादमी में अपनाई जा रही प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केन्या के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सैन्य अकादमी में आधुनिक युद्ध की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कैडेट्स के प्रशिक्षण में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की सराहना की। मुंबई के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मुंबई और गुजरात में छापेमारी कर 60 किलोग्राम मेफेड्रॉन ड्रग बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो के उप महानिदेशक SK सिंह ने बताया कि जामनगर में नौसेना की गुप्तचर इकाई ने मेफेड्रॉन ड्रग की बिक्री और खरीद की जानकारी दी थी। इसके बाद ब्यूरो और गुप्तचर इकाई ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ब्यूरो के दिल्ली और मुंबई अंचल कार्यालय ने सोमवार को जामनगर में छापेमारी की शुरुआत की थी। वहां से 10,350 किलोग्राम मेफेड्रॉन ड्रग जब्त करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में आज एक बार फिर से छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर गहन तलाशी ली है। ये छापे कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़े दफ्तरों में मारे गए। निदेशालय इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापा मार चुकी है। पिछले महीने शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक सबीर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा FIR दर्ज करने के बाद ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की CBI जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था। उधर आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है।
पहले ये तिथि 30 सितंबर थी। मंत्रालय ने कहा है कि आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पुराने पोर्टल पर आवेदन कर चुके लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में तेलुगु सिनेमा के सफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तेलुगु फिल्मों का निर्माण मूल रूप से उन लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है जो तेलुगु भाषा बोलते और समझते हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में। सन 1933 में पहली तेलुगु फीचर फिल्म सावित्री का निर्देशन किया था चित्ताजलू पुल्लैया ने। 2021 तक आते आते कमाई के मामले में तेलुगु सिनेमा भारत में सबसे विशाल फिल्म उद्योग के तौर पर उभरा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में लगभग 2900 स्क्रीन हैं। तेलुगु भाषा में निर्मित कुछ महानतम फिल्मों में शामिल हैं पाताल भैरवी, मल्लीश्वरी, देवदासु, माया बाजार, नर्तनशाला, मारो चरित्रा, माँ भूमि, शंकराभरणम, सागर संगमम, शिवा और बाहुबली श्रृंखला। नीवे नाननु तलचिनदी, नीवे नाननु पिलचिनदी, నీవే నా మదిలో నిలచి హృదయము కలవరపరచినది నీవే నా। तेलुगु सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों की जहां तक बात है तो बेसाख्ता जुबान पर जो नाम आ जाते हैं वो हैं एनटी रामाराव, ए नागेश्वर राव, चिरंजीवी, महेश बाबू, पवन कल्याण और प्रभास। सावित्री, वनीश्री, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों को चाहने वालों की तादाद भी खासी बढ़ी रही है। दरअसल तेलुगु फिल्में अपनी भव्यता और शानदार गीत संगीत के लिए जानी जाती हैं। तेलुगु फिल्में अपने विविध विषयों और शैलियों के लिए भी मशहूर हैं, चाहे वो व्यावसायिक फिल्में हों या कलात्मक सिनेमा, और चाहे इन दोनों के बीच की सीधी सादी मनोरंजक फिल्में। तेलुगु सिनेमा के चाहने वालों में इन सब के दर्शक मौजूद हैं। के.एस. प्रकाश राव, दासरी नारायण राव, के. विश्वनाथ, राम गोपाल वर्मा और सुकुमार जैसे हरफन मौला निर्देशकों ने तेलुगु फिल्मों का असर और उनकी लोकप्रियता दोनों को बढ़ा दिया है। एस.एस. राजामौली ने अपनी महान कृति बाहुबली के साथ तेलुगु सिनेमा को तो अंतर्राष्ट्रीय मकाम पर पहुंचा दिया। भली 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 राभड़ी साहोरे बाहुबली जय हारदनी के पट्टाली पट्टाली तुगनाली जय पट्टाली गगनाले छत्र पट्टाली। घंटाशाला, के.वी. महादेवन, रमेश नायडू चक्रवर्ती, इलयराजा कीरवानी और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों ने तेलुगु सिनेमा को जैसे अमर बना दिया है और उसका संगीत सभी की जुबान पर है। तकिट तदिमि तंदाना हृदय लयल जतुल गतुल तिल्लाना तकिट तदिमि तंदाना हृदय लयल जतुल गतुल तिल्लाना पड़बड़ु अड़ुगुल तप्पनिता। आकाशवाणी ने तेलुगु फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। कल की कड़ी में हम लेकर आएंगे कहानी तमिल सिनेमा की शुरुआत और अब तक के सफर की। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक
और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों से साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव आमंत्रित करेंगे। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज 90 वर्षीय श्रीमती उमा सचदेव से मुलाकात की। श्री सचदेव के दिवंगत पति कर्नल HK सचदेव सम्मानित सैनिक रहे हैं। श्रीमती सचदेव सेवानिवृत्त सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक के रिश्तेदार भी हैं। श्रीमती उमा सचदेव ने उनके दिवंगत पति द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों की प्रतियां भी प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। इन पुस्तकों में से 2 गीता से संबंधित है और तीसरी पुस्तक विभाजन की दर्दनाक अवधि के दौरान कर्नल सचदेव के अनुभवों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव का प्रेरक विवरण देती है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह नए सिरे से भर्ती अभियान शुरू करेगी। परिषद के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ताशे ग्याल्त्सन ने चयन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने रिक्तियों के संदर्भ के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों और भर्ती बोर्ड से उचित कार्रवाई करने और विभिन्न विभागों से प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 31 अंक गिरकर 58,191 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17 अंक घटकर 17,315 पर आ गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के वैभव श्रीरामे ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में सर्विसेज अब तक 41 स्वर्ण सहित कुल 98 पदक जीतकर शीर्ष पर है। बांग्लादेश में महिला एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से हरा दिया है। 138 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 124 रन ही बना सकी। कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 1 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में यह भारतीय टीम की पहली हार है। इससे पहले भारत ने अपने पिछले 3 मैचों में जीत हासिल की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अभी सामान्य नहीं और प्रयास करने की जरूरत। भारत ने कहा, चीन के शिनचियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान और गारंटी होनी चाहिए। सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में नौकरी के फर्जी प्रस्तावों से बचने की सलाह दी। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के परिवार के सदस्यों के अपहरण और हत्या पर दुख व्यक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के बारे में जागरूकता लाने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक संकल्पना पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा असम के गुवाहाटी में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने पर विचार विमर्श होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार नेता एलेस बिलियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से देने की घोषणा।
और गुजरात में राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला एथलीट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।